कैसे मार सकते हो? We want justice. We want justice. We want justice. सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट हुआ है वो एक तरफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है। देखिए, राज तो ये है कि अभी हम एज एन एडवोकेट हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि जैसे मैं कल खड़ी थी उस रूम में, आए जजेस, उन्होंने अपना बस पढ़ लिया और हाथ जोड़ के चले गए। हम लोग चिल्लाते रह गए और मेरे बीच से एक एडवोकेट गया, सर मैं वहाँ खड़ी थी, बोला भी मुझे तो बहुत सारे कुत्तों ने काटे, और हंसता हुआ गया। कि एक कुत्ते को स्टरलाइज करने के लिए पकड़ने से लेके और छोड़ने तक 2-1 हज़ार रुपये खर्चा होता है। आमतौर पर जो MCDs हैं वो 700 से 1000 रुपया ही देती हैं, और वो भी खर्चा जो है वो कई बार वो 6 महीने बाद, साल महीने बाद आता है। गायों से बहुत हानि होती है। खेतों में जो तबाही मचाते हैं, हाँ तबाही मचती है, तो उसको लेके वो चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बना था। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी लगेगा कि सड़क के ऊपर गायों से, बैलों से मानव को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौर। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। आदेश क्या था? आदेश ये था कि स्टे डॉग्स, लेकिन ये सिर्फ स्टे डॉग्स तक नहीं है, इसमें अन्य आवारा पशु भी शामिल हैं, उनको सभी जगह से हटा दिया जाए। कहाँ से? जो भी सरकारी जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल के आसपास से, हाईवे से हटा दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी आपसे परिचय भी कराऊंगा। वो ख़ास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा गया था उसकी वास्तविकता क्या थी, उसमें किस तरह की बातें हुई, उसकी गहनता क्या थी, उसको समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मैं एक एक करके आपको उनका परिचय करा दूँ। सबसे पहले है हमारे साथ राजेश गोगना, एडवोकेट, जो कॉप्टेड मेंबर भी हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। दूसरे उनके बाईं तरफ जो है ज्योतिका कालरा हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट हैं, फॉर्मर मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हैं। और दूसरी बात यह है, ये इस केस में मैं चाहूँगा ज्योतिका जी की तरफ हमारे साथी जो हैं कैमरा करें। ये इस केस में जो एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से वकील हैं, इस केस को इन्होंने लड़ा है। हमारे साथ उनकी बाईं तरफ हैं पुनीता झा, जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। एक और जाना माना चेहरा है दिल्ली के, जो ख़ास तौर से एनिमल के हकों के लड़ते रहते हैं, संजय मोहपात्रा, ये भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। तो मैं एक तरफ सबसे पहले मैं जो आऊँगा, जो मुख्य जो केस लड़ा वहीं से बात खुले, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा माइक जो है ज्योतिका जी आप ले लीजिए प्लीज़। वन इंडिया में आपका स्वागत है, आप माइक पकड़ लीजिए, चूँकि आप उस तरफ बैठिए तो आप माइक ले लीजिए। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे, इस केस में जो आपने याचिका दायर की, या फिर ये किस तरीके से केस की सुनवाई या पुरानी केस की सुनवाई हुई, मतलब क्यों इस केस की सुनवाई हुई जिस पे ये रिजल्ट आया? क्या आपने कोई याचिका दायर की थी किसी मामले में, या सो मोटो था, क्या था? जनता को कुछ नहीं पता। आपसे शुरू करते हो कि आप उस केस को कोर्ट के अंदर लड़ रही थी। इससे पहले तो अगर सबके संज्ञान में होगा कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी, और वो डायरेक्शंस जिस बेंच ने दी थी, और प्राइमरीली जिसमें वो सबसे ज़्यादा उसमें एक जो मुद्दा था जिसको लेके चिंता थी, वो ये मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो ऑलरेडी जो कानून है एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड, उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी स्ट्रे एनिमल को जहाँ से उठाते हैं तो उसके बाद उसकी आप उसका स्टरलाइजेशन करके और उसका बाकी जो कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट करना है उसके करने के बाद उसको वापस उसी स्थान पर छोड़ेंगे। तो तब भी जो बहुत ज़्यादा चिंता बनी थी वो इस बात में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में ये कहा था कि जहाँ से उन आवारा जानवरों को उठाया जाएगा तो उनको वापस, जो कि ऑलरेडी कानून में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि वापस उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहाँ से उठाया गया था। मैं भी एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, जो मैंने कहीं पढ़ा, सही हूँ गलत हूँ, इसमें उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने इस बार जो कहा है वो ये कहा है कि जहाँ से हम स्टे डॉग्स को पकड़ेंगे, उन्हें जहाँ रखेंगे पॉन्ड्स में या शेल्टर हाउस में या जो भी आश्रय घर है, वापस वहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये बात सच है या गलत है? मैं भी उसी बात पर आ रही हूँ कि वो जो फैसला था उसमें मुख्यतः जो सबसे जिसके ऊपर चिंता जाहिर की गई थी वो यही था कि
जो कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि जहाँ जिस स्थान से उस आवारा पशु को उठाया जाएगा उसी स्थान पर उसको वापस छोड़ा जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका इतर ऐसी वो दिया, जजमेंट दिया कि नहीं, जहाँ से जानवर को उठाया जाएगा उसको उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, उसको पॉन्ड्स में या शेल्टर होम्स जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे वहाँ पर छोड़ा जाएगा, वापस उस स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। वो जब फैसला आया तो उसकी बहुत उसके ऊपर हाहाकार हुआ, बहुत चर्चा परिचर्चा हुई। पर इसके साथ ही क्योंकि और भी इसी प्रकार के फैसले लंबित थे सुप्रीम कोर्ट में या अन्य हाई कोर्टों में, तो चीफ जस्टिस ने उस बेंच से, जस्टिस पर्दीवाला की बेंच से ये जो मैटर था, जस्टिस विक्रम नाथ जो अभी वर्तमान में आज इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी बेंच में ये मैटर रेफर कर दिया कि इस पे अब आप फैसला दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, तो ये 3 जजेस बेंच है जो इस मामले को देख रही है। तो जब इनके पास आया तो हमने पुनीता शर्मा जी जो खुद एनिमल लवर हैं और एक वकील भी हैं, उनके मार्फत, क्योंकि इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने तभी लगा दी थी 14 अगस्त को हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी कि क्योंकि हम पशु प्रेमी जो समाज है जो कि चाहता है कि समाज के साथ साथ जो वो मूक जीव हैं जो बोल नहीं सकते, जो अपनी व्यथा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम खड़े हों, मतलब वो तो कोर्ट में आ नहीं पाएंगे, तो उनके अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका सही से उनके साथ बर्ताव हो, इसके लिए हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी। और उसके साथ साथ जैसे कोर्ट ने फिर ऐसा दिया कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन बहुत आ जाएंगी, तो जो एक व्यक्तिगत रूप से इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा रहा है वो 25,000 जमा कराए, और जो सोसाइटी लगा रही है तो वो 2 लाख रुपए जमा कराए। तो हमने उसके साथ, मतलब पुनीता जी ने उसमें 25,000 रुपये जमा भी कराए, तभी हमारी वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन कोर्ट ने अपने ली। और अभी जो फैसला कल आया है, जो 7 तारीख को जो पास की गई हैं, वो भी अभी इंटरमीडिएट है, मतलब वो फाइनल डायरेक्शंस नहीं है, वो भी इंटरवीनिंग डायरेक्शंस हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात को दोहराया, इस बार पर जो वो जनरल था कि सभी जगह से उठाएंगे करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ऐसी आपको जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं 2 हफ्ते के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या स्टेट्स के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इससे पहले 3 तारीख को जब मसला लगा था, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेकस क्यूरी थे उनसे बोला कि सभी जो राज्यों के जो आए हैं एफिडेविट्स, उनको आप एक टेबुलर फॉर्म में रख दें और सब एक उस तरह से कर दें। वो प्रक्रिया में आ गए। जैसे मैं अगर इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करूं मैम, उसकी कॉपी हमें नहीं दी गई, वो एक बात है, कॉपी नहीं दी गई, और ये डायरेक्शन सीधा आते कोर्ट ने पास करी। तो 2 चीजें मैं बस बात खत्म कर रही हूँ कि पहले तो कोर्ट ने बोला कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज को 2 हफ्तों में आपको आइडेंटिफाई करना है, और जो आप कह रहे थे कि वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, वो स्कूल्स हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल हैं, हाईवे हो सकता है, हाँ हाईवे तो है ही, उसको वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद वहां से जो इनको पेट्स को उठाया जाएगा, और वहां पे ये भी प्रावधान करना है कि वो सुरक्षित रहे, मतलब जंगले लगेंगे, जालियां लगेंगे, गेट लगेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल असंभव सा है कि जहां आप व्यक्तियों को नहीं कंट्रोल कर सकते तो वो जानवरों को वो करेंगे। उसके बाद वहां से जो फिर से जो ये जो चिंता का विषय बना कि जिन जानवरों को वहां से उठाया जाएगा वो डेजिग्नेटेड प्लेस, उनको वापस स्टरलाइजेशन और उसके ट्रीटमेंट के बाद वापस उस स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहां से उनको उठाया गया, बल्कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर उनको छोड़ा जाएगा। जो आप बात आश्रय घर जो बोल दिया जाए, अभी तो इसमें डेजिग्नेटेड, अभी तो जहां भी रखा जाए स्पेसेस बोला है, तो वहां पे वो छोड़ा जाएगा। ये जो फैसला कल का आया, तो फिर से जो इसके ऊपर जो चिंता का विषय बना, क्योंकि उसी दिन कोर्ट में भी बोल रहे थे कि अगर आप कुत्तों को उठाओगे, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल से या कहीं से भी, तो वापस वो कुछ समय के बाद वैसे ही वो जो होता है देयर नेवर रिमेन्स अ वैक्यूम, कुछ और आ जाएंगे जानवर। तो एक बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर जैसे मैंने बता रही हूँ कि फिर से ये चिंता हुआ कि जहाँ से आप जानवरों को उठाएंगे, आप वापस ना करके, आपने वो कोर्ट ने बोला कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस, और अभी तक कोई ऐसा, क्योंकि हमें एफिडेविट मिला नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, वहाँ कितने मतलब शब्द लिख दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं कराया, उसका व्याख्या नहीं करी, बोला कि वो सरकारें बताएं, सरकारें वहाँ पे लेके जाएंगी, पर वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस कितनी हैं, अवेलेबल हैं कितने, वहाँ पर ऐसा सब सुविधा है या नहीं है, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा शक है, शुभा है, और सब बहुत चिंता भी है कि वो सब क्या है। बिल्कुल। मैं राजेश जी की तरफ जाना चाहूँगा।
देखिए, ये तो था कानून का पहलू कि कहाँ पे कानून में किस तरह की बात हुई, कौन सी बेंच थी, क्या थी, ये समझना ज़रूरी था। राजेश जी, जो बात ज्योतिका जी ने कही और जो आदेश हुआ है, आप भी चूँकि वहाँ रहे हैं, आपने भी समझने की कोशिश की है, तो अगर हम आम जो पशु प्रेमी हैं या लोग हैं, उनको अगर ये 4-5 बिंदु समझाना चाहें कि भाई आदेश में मोटी मोटी ये बात है, तो वो 4-5 बात क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं? उसमें पशु प्रेमी भी हैं और दूसरे सही तरह के लोग वो हैं। जो कोर्ट में हुआ वो तो ज्योतिका जी ने सारा बता ही दिया कि भाई क्या अगर क्या 5-6 आदेश हुआ। पॉइंटों में सीधा सीधा आम आदमी की भाषा में समझ आम आदमी की भाषा में करें तो पहली बात तो कोर्ट ने ये बोली है कि कुछ चीज़ों को, जगहों को चिन्हित किया जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि रेलवे स्टेशन, जैसे कि बस स्टॉप, जैसे कि हाईवेज, ऐसे चिन्हित किया जाएगा सबसे पहले। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, दिल्ली में मान लीजिए अगर 5-6 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं जो घूमते हैं, तो सबको तो उठा नहीं सकते। तो आप पहले जैसे कि एक हॉस्पिटल मान लीजिए, हम मानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसके आसपास बहुत से लोग रहते हैं, दुकानें हैं, तो वहाँ मान लीजिए 100, 150, 200 कुत्ते घूमते हैं, अभी stray dogs उसके घूमते प्रांगण हैं। की बात हो रही है, बाहर अब की भी बात हो रही प्रांगण है? और बाहर आसपास का पूरा आसपास इलाका, कहीं नहीं होना चाहिए। आसपास कहीं नहीं होना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को कष्ट ना हो। तो फिर बोला कि चलो उसका आसपास का, हॉस्पिटल के अंदर और उसके आसपास के एरिया को कुत्ता मुक्त किया जाए, उन सबको वहाँ से उठा लिया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और उसको फिर पाउंड्स पे या ऐसे कुछ स्थान पे छोड़ा जाए। तो एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर तो कम से कम 40-50 तो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आएंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डे हो गया, स्कूल्स हो गए, और ऐसे कई ऐसे चलिए स्थान हैं। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। वो सब चिन्हित कर लिया, हाँ, कुत्तों को वहां से उठा भी लिया, हम उठा मानते लिया, हैं। उठा अब लिया। ये उठाने के बाद कहाँ रखना है, क्या योजना है इसकी? जी बिल्कुल ये सही कौन सवाल करेगा? किया आपने जी, बिल्कुल सही सवाल किया है। सवाल है कि कुत्तों को कहाँ रखा जाएगा, शेल्टर कौन होम या जिम्मेदार जिसको है? पाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी दिल्ली के अंदर तकरीबन 5 या 7 या बहुत ज़्यादा 8 ऐसे प्राइवेट शेल्टर्स हैं, शेल्टर होम हैं, जहाँ पे कुछ लोग कुत्तों को रखते हैं। उन्होंने अपनी जगह वगैरह डोनेट की हुई है या ऐसा किया गया है। सरकार की तरफ से कुछ सेंटर हैं, वो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ही हैं केवल। उसकी संख्या तकरीबन 20 से 30 के बीच में है, जहाँ पर कुत्तों को पकड़ के लाया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, 4-5 दिन रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ना नहीं है। हाँ, अब छोड़ना नहीं है, स्टरलाइज भी करना है। तो उसके लिए पाउंड्स या फिर शेल्टर होम ऐसा बनाना चाहिए। मेरी जानकारी में नहीं है कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर कोई ऐसा शेल्टर होम है। हालांकि ये पूरे देश में ही लागू है ना। मैं आपको पहले दिल्ली का बता देता हूँ कि मान लीजिए एक शेल्टर होम बनाना है, तो आपको कम से कम 1 एकड़ का इलाका तो चाहिए होगा ना, एक शेल्टर होम बनाने के लिए। और दिल्ली के अंदर अगर 5 लाख कुत्ते हैं और एक शेल्टर होम के अंदर आप 100 कुत्ते, या 1 एकड़ के शेल्टर होम के अंदर आप बहुत ज़्यादा 200 कुत्ते, तो आपको तकरीबन 2000 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए। सिर्फ लैंड ही नहीं चाहिए, 2000 एकड़ लैंड लेने के बाद आपको उसको मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुत्ते कहाँ सोएंगे, कहाँ पे उनको चलना फिरना है, उनका भोजन, उनकी दवाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तकरीबन हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। वो तो सुप्रीम करोड़ों कोर्ट ने रुपया आदेश दिया, खर्च है। सरकार को करना पड़ेगा, जिसको भी जिम्मेदार होगा। देखिए, एक भारत वर्ष है हमारा, महान देश है, लेकिन आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि इस देश के अंदर अगर इस 80 करोड़ लोगों को खाना ना दिया जाए प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो वो भूखे मर सकते हैं। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अभी तो जो भारत की आम जनता है, पशु प्रेमी है, वो दिल्ली के 5-6 लाख कुत्तों को खाना खिला रहे हैं अपनी जेब से, रोज का 100 रुपया। पॉइंट है। अब अगर आप 5 लाख कुत्तों को एक दिन का केवल खाना 100 रुपये का है, तो वो आप 5 लाख को 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिदिन का खर्चा है। ये पड़ेगा तकरीबन 50-60 करोड़ रुपया प्रतिदिन, और वो साल भर के अंदर अरबों खरबों रुपए में चला जाएगा। राजेश जी, जो लोग ऐसे हैं, जो लोग मानते हैं कि पशु प्रेमी अपनी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक। एक वर्ग हम जब इस सब समाचारों को कवर कर दिए, एक वर्ग ऐसा कहता है कि भाई हमारे बच्चों की या हमारी डॉग बाइट्स से जिस तरीके से हालात होते हैं, कई बार मौतें भी होती हैं, हम उनसे सुरक्षा चाहते हैं, सरकार करे इंतजाम। ये खर्चा कैसे होगा, क्या होगा? हम टैक्स देते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, हम करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदते हैं, हमारे उससे हो रहा, फिर वहाँ पे हमारे बच्चे टहल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बुजुर्ग टहल नहीं सकते। ऐसे तर्क होते हैं, मेरे तर्क नहीं है, उनके तर्क होते हैं, और वो करन तो उनका भी दबाव रहता है। और मुझे लगता है ये सब उसी तरीके की सोच के बाद ये फैसले धीरे धीरे यहाँ तक कोर्ट में पहुँचे, यहाँ तक आए हैं। जी, इसको आमतौर की भाषा में जो आप बात कर रहे हैं
कि लोग और पशु, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। पशु और मनुष्यों के बीच का ये संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है। ये झगड़ा सिर्फ केवल दिल्ली में नहीं है, तो दुनिया भर में है। अभी जापान में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जापान में रिहायशी इलाकों में कुछ तेंदुए जो है बड़ी संख्या में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फौज को वहाँ पर बुलाया है कि उसको कैसे रोका जाए। अभी कुछ दिन पहले किसी देश में केकड़े बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये पशुओं और इंसानों का बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क में जाइए तो वहाँ पे शेर और वो बकरियां पार्क उठा है, के ले बिल्कुल। जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जब से पशु हैं, ये आपस का कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है। ये अपने रूप बदलता रहता है। बिल्कुल। मैं थोड़ा और- सा आगे बढ़ूंगा सर, आपके बिल्कुल, पास हाँ। दोबारा आऊंगा, मैम आपके पास भी आऊंगी, मुझे कानूनी पहलू आपसे ही मिलेंगे। संजय जी की पास तरफ चलना चाहूँगा। संजय जी, चूंकि आपको मैंने देखा है, आप दोनों से ही बात करूँगा, बड़ा नज़दीक से जो एनिमल बिहेवियर, ख़ास तौर से डॉग्स और कैट और बंदर, इस तरह की चीज़ों को आपके मैंने उसमें भी देखा है जो आश्रय घर है। एक सवाल दिमाग में आता है कि हम इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में पहुंच जाए तो वो जंग हो जाती है। अब जैसे आपने बताया इतने सारे कुत्ते, तो इनको रखने में क्या, जैसे गाय, हम बात भी कर रहे थे, एक बड़े से अहाते में गाय रख दें 100 तो शायद वो रह लें, और अलग अलग कुत्ते वो लड़ के भी मुझे लगता है खुद ही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा है क्या ये, या रखा जा सकता है? मेरा सोचना गलत है? सर आपकी जो सवाल बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले बात मैं बता दूं, भारत ऐसे एक देश है जो कल्चरल देश है। हम मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी से पैदा हुए, हम बचपन से उन जानवर के साथ खेलते हुए आए हैं। जैसे लगता है कि हमारा परिवार का एक हिस्सा है, हमारा गली का एक हिस्सा है, हमारा देश का एक हिस्सा है। और हम ऐसे कोई लोग नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है ऐसे भारत में। बहुत से धर्मपरायण देश है, मल्टीपल रिलीजन हमारा भारत में है। हर रिलीजन जानवर के साथ पूजा भी होता है, चाहे वो हिंदू बोल दो, मुस्लिम बोल दो, क्रिश्चियन बोल दो या पंजाबी बोल दो। संजय जी, मैं दूसरे पक्ष की तरफ से एक बार आप सवाल करूंगा। हाँ। जो पक्ष ये कहता है कि ये सड़क पे नहीं रहने चाहिए, हाँ। ये ऐसी जगह पे नहीं रहने चाहिए, वो ये कहते हैं कि जिंदगी भी तो बचानी है ना। अब हमारे बच्चों को काट रहा है, वो बच्चा कैसे समझेगा कि इससे दोस्ती करनी है? छोटा सा बच्चा जा नहीं पा रहा है, उसको बुजुर्ग टहल नहीं पा रहे हैं। आप तो पशु प्रेमी हो, पाल ले रहे हो, घूम रहे हो, आपसे वो ठीक हो जा रहा है। तो वहाँ पे क्या तर्क रहता है? बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। डॉग को भी लोग, मतलब उस क्रूरता हो रही है उसके साथ में, और वो काट भी रहे हैं, ये भी मामले सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में। अगर मैं अभी नोएडा के हॉस्पिटल में एक दिन गया तो आप समझ लीजिए लाइन लगी हुई थी डॉग बाइट के जो लोग थे उनकी, कम से कम 100 लोग थे, और कुछ को लौटा दिया कल आइए, क्योंकि 72 आवर्स का कुछ टाइम होता है जो टीकाकरण होता है। तो ये समस्याओं का निपटारा क्या है? क्या जो हम लोगों ने तय किया था, हम सब ने, आपने, बहन ने, कोर्ट ने भी कहा था कि एक खास जो है चिन्हित जगह होनी चाहिए उनको खाना खिलाने के लिए, उसे क्या आप पॉइंट बोलते हो? सर आपने कहा फीडिंग पॉइंट। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उसकी वजह से लोग अभी भी सड़क पे फेंकते हैं, कुत्ता खा रहा है, बच्चा निकला और उसको काट लिया। वो बिहेवियर जो एनिमल लवर्स का है, आप मुझसे नाराज मत होना, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। नहीं, पर कुछ एनिमल बिहेवियर ऐसे भी होते हैं कि वो प्यार तो कर रहे हैं पर उसमें अनुशासन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने खिलाना देखा कि कौन जाए, ऊपर से फेंका, नीचे डाल दो बिस्कुट, दुकान से लिया बिस्कुट फेंक दिया। अब क्या है, दूसरे बच्चे उस दुकान पे आ रहे हैं। ये बड़ी छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जिसके बच्चे को काटता है ना, वो बड़ा क्रोधित हो जाता है। उसका परिणाम वो जानवर, पशु जो है झेलता है, और एनिमल लवर चले जाते हैं अपना अनुशासनहीनता करके। ऐसा, क्योंकि सीखेगा तो जानवर हम ही लोगों से। सर आपने इस बीच में मुझे 5-6 सवाल पूछ लिया हाँ, इस दौरान। इसीलिए दे दिया एक बार कैमरा आपकी तरफ तो हो जाए। हाँ, मैं आपसे पहले बात बता दूं सर कि आपने कहा कि हॉस्पिटल गए थे, लंबे लाइन में लगे हुए थे एनिमल्स की बाइट्स की, हाँ। इनके वैक्सीनेशन लगाने के लिए। सर उसमें डॉग्स भी है, उसमें बंदर भी है, उसमें स्नेक्स भी है, उसमें रैट भी है, उसमें नेवला भी है, और उसमें बिल्लियाँ भी है सर। सिर्फ अकेला डॉग नहीं है सर। नहीं, मैंने पूछा मैक्सिमम जो थे, अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो थे वो डॉग बाइट के केस थे। और आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पूछता भी हूं अगर ना एक मैं डॉग तो। बाइट करता है, लोग रिपीटेड इंजेक्शन 5 लगाते हैं। वो रिपीटेड जब होते हैं, उसको आप काउंट किया जाता है कि पर डे में आज 30 या 40 या 50 डॉग बाइट केसेस आया, लेकिन उसमें रिपीटेड है। वो रिपीटेड को सरकार ले लेते हैं कि अगर सर मैं बताऊं, पिछले 2 साल में हमारा दिल्ली में एक भी रेबिड केसेस नहीं आया है, दिल्ली में कहीं नहीं आया। कहीं भी नहीं आया।
और ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली की नहीं है, मुद्दा भारतवर्ष की बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा भारतवर्ष की बना दिया सर। और आपने कहा कि एनिमल बाइट होता क्यों है सर? सर ये बात बता दीजिए, लाइफ है, अगर हम उनसे प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएंगे, उनके ईंट पत्थर डंडा पानी और एसिड फेंका गए और हमारा सोसाइटी बढ़ाते हुए जाएंगे, इनको बाहर भगाते हुए जाएंगे, इनके लिए खाना पानी नहीं है। कोर्ट ने आपकी इन दलीलों को नहीं माना, अब उसने दे दिया आदेश। सर कोर्ट तो एक तरफा है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट हुआ है वो एक तरफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है। मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको क्या राज हो सकता है सर? राज ये है या आइदर उसमें डॉग मीट की एक्सपोर्ट किया जाएगा आगे जाके, या उसमें बहुत सारी ऐसे ठेकेदार बैठे हुए उन एनिमल्स की शेल्टर खोलेंगे और उन एनिमल्स को रखेंगे और एनिमल्स से पैसे कमाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा सर रीजन है इसमें, इसके पीछे। और आपने एक बात कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर कौन मानता है सर? आप बताइए, एक लॉ एंड ऑर्डर मुझे बता दीजिए। मैं रिसेंटली आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप जैसे लोगों से और हम जो उनसे तो उम्मीद हम रखते हैं सर, यही तो मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है सर? अभी दीपावली गया पीछे सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 10 बजे बाद कोई पटाखा नहीं फुटाना। 2 साल से बैन है। 2 साल से बैन था, पूरा रात पटाखा फुटाया गया। मुझे बताइए कोई एक के ऊपर FIR हो या किसी एक को अरेस्ट हुआ है सर? तो सुप्रीम कोर्ट को धज्जिया उड़ गया वहीं पे सर, अपनी इन्होंने जो जजमेंट दिए थे। मैं सर मैम की तरफ जरा कीजिए आप। पुनीत जी, एक बहुत सवाल निकल के आया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, अब हम एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी चीज़ है, इसका इतना आदेश आ गया, समझ लो सम्मान हो गया, बड़ा उम्मीद रहती है, मैं भी देखता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं जब तक सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, 6-7 महीने 1 साल से, मैं देख रहा हूँ उनके जो जजमेंट है उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। ये क्या जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या वास्तव में इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकली इन आदेशों का पालन संभव नहीं होता है? ऐसे आदेश दिए गए हैं, क्या सोचा नहीं गया कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या हमारा प्रशासन तंत्र नकारा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई चलाते रहे, एक भी गिरफ्तारी नहीं, उसको नकारा है, वो कर ही नहीं पाता पालन उसका। देखिए, जैसे आपने संजय से भी पूछा 2-3 क्वेश्चन, उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि भाई इतने लोग रोड पे मर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के उस पर आऊँगी मैं, और उसके लिए क्या कर सकते हैं। लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं। मेरे छोटे बच्चों का स्कूल है गाजियाबाद में, जब बच्चे आते हैं ना और मम्मियाँ छोड़ने आती हैं, तो 5 बच्चे डॉग्स में, बस वीडियोज़ हैं, कभी शेयर करूँगी अगर आप मांगेंगे तो, सोते हुए रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं, वो एक बार भी आँख खोल के नहीं देखते। जब आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको मैंने यही सिखाया कि खाना खिलाओ, सो रहे हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं है। तो छोटे बच्चे, 5 साल मैक्सिमम एज है मेरे स्कूल के बच्चों की, आज तक एक डॉग बाइट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मेरे यहाँ आप जो बात कर रहे हैं क्राइम का कि डॉग से इतने लोग मर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी पेटिशन डाली है कि उसका सुनवाई हो, ये पॉल्यूशन के लिए। उन्होंने इसको अभी बोला ज़रूरी नहीं है। अभी उन्होंने एक अभी जो फिर जवाहरलाल स्टेडियम के को लेके जो उन्होंने करा कि सब जगह से हटाए जाए बच्चे, अभी इंदौर में क्रिकेटर्स आए थे, उनसे मोलेस्टेशन हुआ है। सीओ मोटो क्यों नहीं लिया गया? आपकी कंट्री की बदनामी नहीं हो रही है, देश की बात कर रहे हैं ना वो लोग। तो आज के टाइम में सिर्फ 1 साइडेड हो रहा है। मैंने 25,000 भरा उस, ठीक है, हमसे भरवा लिया गया। अपोजिट जो एनिमल जो डॉग हेटर्स है, उनसे बोला कि फ्रीली आप अपने केसेस लगाओ, उनसे पैसा नहीं मांगा गया। संजय जी ने एक बात की, इसके पीछे कोई और राज है। आप तो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं, क्या आप उस राज से कुछ पर्दा हटा सकती हैं या संभावना? देखिए, राज तो ये है कि अभी हम एज एन एडवोकेट हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि जैसे मैं कल खड़ी थी उस रूम में, आए जजेस, उन्होंने अपना बस पढ़ लिया और हाथ जोड़ के चले गए। हम लोग चिल्लाते रह गए, और मेरे बीच से एक एडवोकेट गया सर, मैं वहाँ खड़ी थी, बोला भी मुझे तो बहुत सारे कुत्तों ने काट लिया, और हंसता हुआ गया। मतलब जो दूसरे पक्ष के होंगे, वो हंसता हुआ जा रहा था कि मुझे बहुत कुत्तों ने काट लिया। उसके पास कहीं कहीं से कुछ प्रूफ, जैसे एक मान लीजिए मैं खेल रही हूँ कुत्तों के साथ, खेलते हैं तो उनके नेल्स होते हैं, वो लग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डॉग बाइट हो गया। हमने इतने डॉग बाइट केसेस के, और जो सीओ मोटो लिया गया है उस केस को अगर देखा जाए सर, उसमें जो लड़की की डेथ हुई थी वो किसी और डिजीज से हुई थी। हम तो उसको भी प्रूफ करके बैठे हुए हैं सर। जो हम रेशियो बोल रहे हैं ना डेथ का, क्राइम का, मैं कहती हूँ कि ठीक है आप सब कुछ कर लीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ये लिख के दे दे कि अब कोई क्राइम ही नहीं होगा इसके बाद। आप ये बताइए, मैं फिर से वही सवाल एक बार कर रहा हूँ, फिर मैम की तरफ आऊँगा। जी जी जी। कि
ये जो आदेश है ये आपको गलत इसलिए लग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली संभव नहीं है? अगर वो आदेश का पालन संभव हो जाए तब आप इससे सहमत हो, एक बात, या सिर्फ इसलिए असहमत हो कि यह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये आदेश ही गलत है? सर आदेश ये आदेश गलत है सर, टोटली गलत है। इम्प्लीमेंट हो जाए तब भी हम सहमत सर नहीं। 15 से 20 साल लगेंगे इस आदेश को पूरा करने में। अगर हो जाए तो ठीक आदेश कहाँ है। सर 15 से 20 साल आप करिए ना, हम तो चाहते हैं सेफ्टी। हम भी रोज लड़ते रहते थक जाते हैं सर, पैसा लगा रहे हैं इसमें, टाइम लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर हम लोग अपने पैसों से खिलाते हैं? संजय के पास इनका शेल्टर है, पूछिए, मैं कभी भी होता रात को 10 बजे फोन करती हूँ, संजय वो डॉग पड़ा हुआ है रोड पर, ले लोगे? क्यों फोन करती हूँ? सर आपसे एक मिनट जी, सर जी, की तरफ आता हूँ, राजेश जी के पास एक बात याद आ गई आपसे, ऑफ द कैमरा बात है, प्लीज माइक पकड़ लीजिए सर। हाँ जी। आप ये कह रहे थे कि जब आती है एनजीओज को इसको रखें, या एनजीओ जिसका स्टेलाइजेशन करें और तमाम चीज़ें करें, तो जो सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है इसके लिए, या जो भी अनुदान समझ लीजिए, तो वास्तव में प्रैक्टिकली संभव नहीं तो बहुत कम होता है, ये बात है क्या? जी, सारी बात को समझना हो तो ये कहना पड़ेगा कि ये मुझे जो एक उदाहरण देके हाँ, समझा दीजिए कि ऐसा ऐसा होता मैं है। बताता हूँ। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं जो हाँ। कि बनाए हैं सरकार ने, उसके आधार पे केवल जो बर्थ कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो केवल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती हैं। वो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल एनजीओ ही होती हैं, और कम से कम 3 साल से क्यों कर वो सकती है? एनिमल, सरकार क्यों नहीं उसके कर सकती? अलावा हाँ यस, तो उन्हीं के थ्रू एमसीडी या बाकी सरकारें जो हैं उन्हीं के थ्रू ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम करती हैं। अब ये जो एनजीओज होते हैं आमतौर पर इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आमतौर पर इनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता है, इस कारण से स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम जो है फेल हो जाता है। और दूसरा ये भी बात है कि किसी स्टे डॉग्स को पकड़ना है तो उसके लिए पकड़ने के लिए टीम चाहिए, उसके लिए व्हीकल्स चाहिए। स्टे डॉग्स पकड़ के आप अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में लाओगे तो सेंटर चाहिए, मतलब वो एक बड़ा खर्चा हो जाता बड़ा है। खर्चा है। और उस खर्चे को उठाने के लिए, और मान लीजिए एक, जैसे लोग हमें बताते हैं कि एक कुत्ते को स्टरलाइज करने के लिए पकड़ने से लेके और छोड़ने तक 2-1 हज़ार रुपये खर्चा होता है। आमतौर पर जो एमसीडीज़ हैं वो 700 से 1000 रुपया ही देती हैं, और वो भी खर्चा जो है वो कई बार वो 6 महीने बाद, साल महीने बाद आता है। तो इन सब एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से इस सारे प्रोग्राम के अंदर करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पर क्या होता है कि स्टरलाइजेशन होता नहीं है, नसबंदी होती नहीं है, पर वो रिकॉर्ड्स में दिखा दी जाती है। भारतवर्ष के अंदर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना, सरकारी अफसरों को मैनिपुलेट करना, भ्रष्टाचार फैलाना, ये होता है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो भ्रष्टाचार के मतलब उसकी भेंट चढ़ चुका है। जितना पैसा सरकारें खर्च कर चुकी हैं कुत्तों की नसबंदी के लिए, उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोने का कुत्ता बना दिया जाएगा। इतना पैसा खर्च हो चुका है, इतना पैसा करप्शन में जा चुका है, क्योंकि हजारों लाखों कुत्तों का स्टरलाइजेशन हो गया। एनिमल वेलफेयर के नाम पर पूरी खुला तरह खेल, का एक बड़ा खेल हो रहा है। बड़ा खेल हो रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हम ये प्रोग्राम करप्शन की भेंट चढ़ा है, इसमें कोई करप्शन कैसे आदेश है, इसमें करप्शन बढ़ेगा घटेगा? अब इस आदेश के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको शेल्टर होम्स चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बर्थ कंट्रोल सेंटर्स चाहिए। ये सारे के सारे सेंटर्स अभी तक तो करप्शन की भेंट चढ़े ही हैं, आगे ना चढ़े। हम ईश्वर से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सब पे कृपा करे, भारत से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मैं ज्योतिका जी की तरफ बढ़ूंगा, आपकी तरफ से आपने काफी मतलब एक बोध दे दी इनपुट। ज्योतिका जी, अब ये केस कहाँ पे खड़ा है? क्या एनिमल लवर्स या वेलफेयर एसोसिएशन जो भी हैं, या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है? वो इसके पक्ष में है, क्या है उसका, क्या रोल है? दूसरे, क्या इसके आगे सुनवाई की गुंजाइश है या फाइनल आदेश है? नहीं, अभी तो मुकदमा चल रहा है, अभी तो ये इंटरिम डायरेक्शंस है, अंतरिम डायरेक्ट। तो अभी किसी की सुनवाई नहीं हुई है इस मुकदमे में। लवर आशा सुप्रीम कोर्ट से रख सकते हैं कि भाई, और अब आशा रखना नहीं रखना उस पर मैं नहीं कह रही, मतलब क्योंकि अगर रास्ता ही बंद हो जाए, आशा है। देखिए, रास्ते तो कभी, क्योंकि पिछली बार वो फैसला आ चुका था, तो उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन विद इन एक आधे दिन में ही
मैटर दूसरी बेंच में चला जाता है और दूसरे जज के सामने चला जाता है। तो क्या ये जो एनिमल लवर्स ने जो हंगामा किया, आप इसको प्रदर्शन करा- एनिमल लवर वर्सेस मत बनाइए इस केस को। जी जी ये एनिमल लवर वर्सेस एक्स वर्सेस वाई नहीं है, जी, ये आई वर्सेस मैं यू वो नहीं भाषा है। बोल रहा हूँ जो बोली जाती है इसलिए, नहीं, ताकि वो आए हाँ दिमाग तो मैं में। वही उसकी का जवाब दूं, ये कोई एनिमल लवर्स वर्सेस समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एनिमल वेलफेयर की बात अगर हम करते हाँ, हैं, एनिमल वेलफेयर की हम वेलफेयर बात की करते हैं शब्द तो वो इस्तेमाल कोई, कर लेते हैं। हाँ वेलफेयर की तो हम बात करते हैं। एनिमल और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उन्होंने भी मानवीय मुद्दों को सामने रखा है कि आर्टिकल 21 जो कि जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस अधिकार के तहत मनुष्य को भी अधिकार है कि सुरक्षित रहें, वो जहाँ अस्पताल में जाते हैं, जहाँ स्कूल में जाते हैं, वो उनको सुरक्षा प्रदान करें। मकसद या मुद्दा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बनाकर ये फैसला दिया है। चलिए एनिमल वेलफेयर की तरफ से आप चूंकि अधिवक्ता हैं, वकील हैं, तो आप इस जो अभी तक फैसला है इसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन चाहती, कितना फैसला ये ठीक है और कितने में आप चाहती हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाए? मैं ऐसे कमेंट करना तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, उचित है। आपने जो प्रेयर की होगी, वो प्रेयर हम क्या है? अगर हमें कुछ भी कार्रवाई करनी होगी, प्रेयर तो हमारी यही थी कि हमें सुनवाई दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंटरवीनिंग एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया है। तो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो गई है, पर जब मौका लगेगा, जब इसमें सुनवाई होगी, तो हम अपनी बात रखेंगे। मुद्दा चाहे वो एनिमल लवर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, कोई भी सरकारें हो, सभी का जो मुद्दा कुल मिलाकर यही है कि पशुओं का और मनुष्यों का आपस में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, और मनुष्य, और ये सिर्फ कोई कुत्ता वो नहीं है, बहुत से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो स्ट्रे डॉग सारे इंक्लूड किए हैं। गायों से बहुत हानि होती है। मतलब हम जो पिछली बार का यूपी का चुनाव था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो वो जो छुट्टा बोलते हैं जानवर को, छुट्टा बोलते हैं कि पूरा चुनाव इस पे केंद्रित हुआ था कि ये जो जानवर, जो गाय है, चली गई थी एक्सीडेंट में, नहीं जाने नहीं, खेतों में जो तबाही मचाते हैं, हाँ तबाही मचती है, तो उसको लेके वो चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बना था। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी लगेगा कि सड़क के ऊपर गायों से, बैलों से मानव को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर उसके लिए जैसा अभी राजेश गोगना ने बताया कि हमारे पास ना वैसे डेडिकेटेड लोग हैं, ना वैसा पैसा है, ना वैसे उस प्रकार का क्योंकि अभी भी जितना स्टरलाइजेशन हो रहा है वो सारा प्राइवेट हो रहा है। अगर सरकार के पास उतनी ताकत होती अपने दम पर स्टरलाइजेशन करने की, तो फिर वो कर रही होती। पर जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं भी सोशल सेक्टर में, सिर्फ ये कुत्तों की बात या स्ट्रे डॉग्स को लेके, गौशाला को लेके आप छोड़ दें, जो भी काम सोशल सेक्टर में होता है सारा ही एनजीओ के मार्फत होता है, एनजीओ के थ्रू होता है। क्योंकि जिस तरह के कमिटेड, डेडिकेटेड, पैशनेट लोग एनजीओ में होते हैं, वो लोग सरकारी मुलाजिम या सरकार के द्वारा पैसे देकर एनजीओ में मैम बड़ा आरोप लगता रहता है, करप्शन है एनजीओ में भी बहुत बड़ी बात है। पर जो मैं बात कह रही हूँ उसमें भी करप्ट लोगों ने एनजीओ बना लिया है। एनजीओ में करप्शन को मैं अभी मेरे मुद्दे में वो नहीं है, वो मैं ये नहीं कह रही कि वैसा नहीं है, पर वैसा होगा या है। पर उसके बावजूद एनजीओज में काम करने वाले लोग जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो बहुत पैशनेट होते हैं और बहुत कमिटेड होते हैं, अपना समय देते हैं, अपना मन देते हैं, अपना पैसा देते हैं। तो सरकारों के पास जो मुलाजिम होते हैं, वो प्रेमी जो हैं, हाँ, तो जो सरकारों के वो करते हैं काम, हाँ, तो इसीलिए जो सरकारों के पास पैसा लेके काम करने वाले लोग हैं, सरकारों को ऐसा काम करने वाला मिल ही नहीं पाता। तो सरकार अपने सारे काम एनजीओ के थ्रू कराती है। ये सिर्फ इसी स्ट्रे डॉग में नहीं, अन्य सभी सामाजिक जितने भी जो सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं, उन सभी में एनजीओ संस्कृति के पे भी बात करूंगा, एनजीओ का ही साथ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल जनता के लिए और सभी के लिए मैम ये है कि मैंने आपसे पूछा था, आपकी सुप्रीम कोर्ट से अभिलाषा क्या है कि ये चीज एनिमल जो स्ट्रे डॉग्स के लिए आदेश हो तो सबसे बेहतर हो सकता है? अगर ये आप चूंकि मुख्य वकील हैं, आप चाहेंगे ये आदेश अगर हो जाए तो दैट्स बेटर कंप्रोमाइज? इसका मैं जवाब अभी तो बिल्कुल नहीं दे सकती और ना मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा हाँ या ना में दिया गया जवाब नहीं है। थोड़ा लंबा इसके लिए लंबा नहीं, मतलब उसके लिए पूरी रिसर्च है, किस तरह से हम पूरे इस पूरे जो ब्रह्मांड है, जो पूरा देश है। हाँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ, स्ट्रे डॉग्स को क्या हाईवेज
खास तौर से, चलो अस्पतालों से हटाने से मैं सहमत हूँ, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, अस्पतालों के अंदर नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर कहीं है तो वहाँ से हटा के, लेकिन सड़कों से हटाने की बात पे आप सहमत सड़कों हैं? पे हटाने की बात अभी आई भी नहीं है, अच्छा, अभी नहीं आई है सड़कों पे। ये इंस्टीट्यूशनल एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उनको रेखांकित करना है और वहीं से हटाए जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है। है अभी सड़कों वाली बात जो है, सड़कों पर ये अभी भी नहीं, कही वो जा रही पिछले है। नहीं, जो पहले आदेश में ऐसा था कि कहीं से भी हटाया जाएगा, पर अभी जो आदेश है उसमें सड़कों से हटाने वाली बात तो नहीं ये है। क्लियर इंस्टीट्यूशनल होगा एरिया से ही अभी ये बात ये साफ जो है। इंस्टीट्यूशनल एरियाज को जो रेखांकित किया जाएगा 2 हफ्ते के अंदर, वहीं से जैसे हटाने मैं की बात बोलता है। हूँ, आप बताइएगा रेलवे स्टेशन, नहीं, वो बस स्टेशन, आदेश ये में सब लिखा आ गए। आदेश में लिखा सब हुआ आ है, गए। वो लिखा हुआ है आदेश में। धन्यवाद और आपका। आइडेंटिफाई करने की बात है, सबसे पहले तो सरकारें वो दे देंगी, चिन्हित कर देंगी कि ये सब ये इंस्टीट्यूशनल सब एरियाज हमारे है, हैं। उसके बाद उसके आगे की बात अब होगी। एरिया वो किसको बताते हैं नहीं, वो वो अलग जो बात है। होगा वो अभी सामने आ जाएगा, तो वहीं तक सीमित है ये बिल्कुल आदेश। बिल्कुल, बहुत साफ कर दिया आपने। मैं अंतिम आप लोगों से चूंकि अंतिम कमेंट लेना चाहूँगा जी जी जी। कि आपने अब जो अगला स्टेप क्या है, जैसे मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोग बता भी रहे हैं कि हम अब एक तरीके से कुछ प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे, तो क्या इस तरह की कोई योजना है, किस तरह का विरोध दर्ज कराएंगे, क्या बातें उसमें रखने वाले हैं? देखिए, हम लोग हर तरह से विरोध करने वाले हैं, जैसे ये विरोध सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आप एडवोकेट हैं, मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर सड़कों पे विरोध होने लगेगा, नहीं नहीं नहीं, आप तो कोर्ट में कर सकते हो। हम कोर्ट में कर रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि तो प्रोटेस्ट हर सड़कों पे बंदा है। करने की क्या जरूरत है? नहीं, जो बाकी लोग, अगर मान लीजिए मैं कोर्ट गई हूँ, आप सबके दो पास रोल में तो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के हाँ, और वकील भी एनिमल हैं एक्टिविस्ट भी और हूँ, आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरा ये मानना है, एज अ वकील मैं गई हूँ, हमने मैडम को अप्रोच करा, इन्होंने हमारी केस फाइल डाल दी है, तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम सब लोगों ने तो कल बोला सड़कों भी पे था। करने से क्या सुप्रीम और कोर्ट में दबाव बाकी बनाएंगे? देखिए, अब ये बताइए, लास्ट टाइम जो था सड़कों के आने के बाद ही तो चेंज हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अगर जो एडवोकेट हम लोग लड़ लेते, आपको लास्ट टाइम जो 2 दिन के अंदर जो चेंजेस हुए, जो इतनी जल्दी जल्दी पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट हुआ है, 5 बेंच में आना में चलिए बहुत आपकी टाइम तरफ लग जाते जाता हैं है। संजय जी। तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के, आप तो खैर एडवोकेट भी नहीं हो, आप तो पूरे तरीके से झंडा लेके बुलंद करे हुए एनिमल वेलफेयर के लिए, अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए क्योंकि पर्यावरण के लिए भी ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बार बार मैं समझना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ ऐसे श्रेष्ठ वकील हैं, श्रेष्ठ वकील हैं, श्रेष्ठ वकील हैं, ये हमारी कागज और कलम से वहाँ पे तर्कों से लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ के क्या साबित करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? फिर तो कोई भी आदेश मेरे पक्ष का नहीं हो, मैं सड़कों पर उतर आऊँगा। सर जो संजय हॉनरेबल जी। सर देखिए, जो जस्टिस बैठ के इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जस्टिस बैठ के इसके ऊपर जजमेंट दे रहे थे, वो कभी ऐसे गली में रहे नहीं, वो कभी वो गली नहीं देखे। उनके लिए तो आलीशान घर है, आलीशान गाड़ी है, और वो सिर्फ तर्क, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स में बात करते हैं जज सर। बहुत जमीन से भी आते हैं, ये भी पता होगा। सर आते हैं, लेकिन अभी वो जमीन बात, वकील भी बहुत जमीन से आते सर हैं। जमीन वाला बात आते हैं तो हमारा जमीन छीन नहीं जाता, हमारा जमीन हमारा एनिमल से धरोहर है हमारा देश की सर, वो हमसे छीनने नहीं जाता। आप करने वाले हैं प्रदर्शन कुल मिला के? सर देखिए, अगला प्रदर्शन कहाँ है आपका? सर मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की ये जो आदेश है, सुप्रीम को हमेशा दोहरा आदेश दिए सर। 4 टोटल सुनवाई हुई है। पहला सुनवाई बोला सारी कुत्तों को अंदर कर दो, सेकेंड सुनवाई बोला गया इनका नसबंदी करो, इनको वैक्सीनेशन करो, जहाँ से लिया वहाँ छोड़ो, और इनके लिए फीडिंग पॉइंट बनाया जाए, ठीक है। और तीसरा, और जो हाइपर डॉग है, जो रियली बाइटिंग डॉग है, उन्हीं के लिए शेल्टर बनाया जाए, ये दूसरा था। तीसरा आया, सारी जितना भी स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी को लिया, आपने क्या क्या किया है सर। सर सारी कमी हमारा सरकार की है सर, मुझे पूरा बोलने दीजिए तो। सारी कमी सरकार की है। हमारा हिंदुस्तान में 40,000 एनिमल हॉस्पिटल है जो सरकारी चला रहे, जहाँ करोड़ों करोड़ रुपए हम वेटनरी डॉक्टर को तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ नर्स को तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई एनिमल्स, कोई डॉग को ट्रीटमेंट नहीं होता है सर। और वो जितने भी तनख्वाह हमसे ले रहे वेटनरी डॉक्टर सरकारी है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके पैसे कमा रहे हैं, दोनों तरफ से सर। और आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए सर, आप दिल्ली की बात कर रहे हो सर, आप ब्लॉक में चले जाइए, कहाँ नसबंदी सेंटर है सर बिल्कुल कहाँ नसबंदी सेंटर है? और सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कहा कि हम इसके पूरा उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, और हम यूथ, पूरा देश की यूथ आगे बढ़कर आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नहीं गया सर, मैं बताऊँ, ये पलटवार रूलिंग गवर्नमेंट के पास आएगा। जितने भी यूथ है सारी इनका वोट बैंक अपोजिशन को जाएगा, जो हमें सपोर्ट करेगा हमारा देश की धरोहर को बचाने के लिए, हमारा एनिमल्स को बचाने के लिए, जो हम बचपन से इनके साथ खेल के आए,
बोला सर, आप देखिए बोला जाता है कि कुत्ता सबसे वफादार होता है। कुत्ते को इतना प्रवोक करने वाले क्या है? हमारा सरकार है। हमारा सरकार इनके लिए काम नहीं करा। उन फंड्स को, कुत्तों की फंड्स को सही जगह यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है सर। चलिए, आपकी बात पूरी आ गई। मैं अंतिम बस बिल्कुल रिमार्क चाहूँगा सर। मैम ज्योतिका काल्ला जी से, चूँकि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी रही हैं, तो और आप बहुत ही सीनियर एडवोकेट भी हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, जब भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, सिर्फ इस मामले में नहीं और भी मामले में देखा, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी रहेगी कि लोग अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अगर सड़क पर उतने रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो कद है, जो मान्यता है, जो सम्मान है, जो उसका एक ओहदा है, उसको मुझे लगता है कि कुछ कम हो रहा है। एज ए सीनियर एडवोकेट आपकी क्या राय है कि वहाँ पे आपके तर्क, आप लोगों की बात, उसको सही से सुना नहीं जा रहा है? क्या दिक्कत है? लोगों को विश्वास नहीं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो हम पे तो कोई केस होगा हम तो वकील के पास जाएंगे। आप दोनों सीनियर एडवोकेट हैं, आप बताइएगा। मेरा जो ये जो अपना बात मैं रख रही हूँ, वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते नहीं रख रही, और ना ही मैं एक फॉर्मर मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बतौर रख रही हूँ। ये बात मैं एक प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार और इसके साथ साथ जो हमें मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उसके चलते, मतलब संविधान को आधार बनाकर अपनी बात को रख रही हूँ। संविधान में हमें अधिकार है कि हम एक साथ मिलकर अपनी बात रख सके। राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड राइट टू प्रोटेस्ट, ये जो है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आदेश के विरुद्ध, मैंने ये फिर से मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी आदेश के विरुद्ध या ना आदेश के विरुद्ध, मैं आम आदमी के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी के तौर पर मैंने 200 लोग इकट्ठे करे, प्रदर्शन करने आ गया सुप्रीम कोर्ट के मैं खिलाफ। तो प्रदर्शन के अधिकार की बात कर रही हूँ। प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान से मिलता है। थैंक यू। वकील साहब, आपकी तरफ भी आते हैं, इससे अलग है या वो मैं देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप सबकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन अंत में मुझे ये लगता है कि हम नेता के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संसद में कोई चीज़ होती है उसके खिलाफ करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जिसे फाइनल माना जाता है कि सब संविधान को देखेगा, हमारी समस्याएं देखेगा, नेचुरल जस्टिस देखेगा, उसके बाद एक निर्णय करेगा। क्या वहाँ के निर्णयों में अब वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही पिछले कुछ समय से, इसलिए लोग अपने सड़कों पे उतर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? जबकि आप जैसे वकील हैं तो ना वहाँ हमारी बात रखने के लिए, तो हम तर्कों से और संविधान से लड़ सकते हैं, अगर अपने कानून से लड़ सकते हैं, तो अलग ये प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है? इसमें क्या आपका टिप्पणी है, फाइनल टिप्पणी? देखिए, एक कानून में कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, नो डाउट, उसका निर्णय जो है सुप्रीम है, सबको मानना पड़ेगा, लेकिन उसका निर्णय अंतिम सत्य है ये भी सच नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने निर्णय बदलती रहती है, कई बार 10 साल बाद, कई बार 5 साल बाद। तो अभी तो निर्णय भी नहीं है, अभी तो आदेश है। तो ये जनभावनाएं देखता है क्या? नहीं, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जनभावनाओं को नहीं देखता। नहीं, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जनभावनाएं उसके विरुद्ध आ गई, तो अभी तो हमारे मित्र ने बताया ना कि पहला ऑर्डर हुआ 2 कुत्तों के बारे में, उसके बाद 3 दिन के बाद उसको बदला गया ना, तो जनभावनाओं को तो देखती है कोर्ट। ये सब हम सब आम लोग हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? एक आम आदमी, एक शिक्षा पाकर और एक पद पाकर वहां जाके बैठ गया, वो एक आम आदमी वहां बैठा हुआ है। हम वो हमारा ही तो प्रतिनिधित्व, हाँ, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और कहीं भी जो है इनसे वो अलग नहीं है। जनमानस की भावनाओं को वो कभी भी छोड़ नहीं सकते, उसके अलग नहीं हो सकते। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये डिस्कशन था, और डिस्कशन से जो मेरी समझ में आया, देखिए क्लियर हुआ कि कानून किस तरह का। अभी जो प्राथमिक बात है वो ये है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके जो प्रांगण है, हिंदी में बताऊं, वो जो जिस एरिया में है वहाँ से स्टे डॉग्स को हटाने की बात हुई, भी सड़कों से नहीं हुई है। मैं अभी कोई भी बात अगर दर्शकों गलत बताऊं, आप लोग टोक देना मुझे, मैं कानून का जानकार हूँ। दूसरी बात ये है कि जो अब ये ले जाए जाएंगे यहाँ से भी, तो उस पर भ्रष्टाचार का एक शक है कि वो उसको नहीं, उनको सही से शेल्टर मिलेगा, सही से उनका स्टेलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो इतने सुविधाएं नहीं हैं, फंड्स नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। दूसरे, अगर मैं फिर पशु प्रेमी कहता हूँ, क्योंकि मैं पशु प्रेमी इसलिए कहता हूँ कि आप लोग दिल से उस काम को करते हो, तो वो लोग भी सशंकित हैं। पूरे देश की बात है, वो लोग इस पर विरोध दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। हमें आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर दिल्ली एनसीआर से लेके, मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हूँ तो यहाँ की बात करूँ, मुझे और जगह भी सूचनाएं आ रही हैं, सब जगह विरोध दर्ज देखने को मिलेगा। और अभी तक का जो इस मामले में, जो स्टे डॉग्स के मामले में जितने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे हैं, उस पर मैंने देखा है कि वो निर्णय अलग अलग तरह से आए हैं,
और उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार उन प्रदर्शन का, उन प्रोटेस्ट का प्रभाव भी अगले निर्णय में देखने को मिला है। और कहते हैं ना कि जो एक प्रैक्टिकल हो गया इन पशु प्रेमियों के लिए भी, तो अब ये उस पर आगे चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.